हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस सीरीज का 7th पार्ट है, जिसमें हम जैम एमएस 2020 के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन उस थ्योरी पे बेस्ड है जो हमने लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 में कवर की। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम जैम एमएस 2020। Let E and F be two events, then which of the following statement is not always true? मैं हमेशा इस चीज पे ध्यान देने बोलती हूँ कि ये चीज हमेशा ध्यान से पढ़ना कि वो स्टेटमेंट ट्रू होने का पूछ रहे हैं या नॉट ट्रू होने का पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो ए ऑप्शन है हमारे पास, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस पी ई कॉम्प्लीमेंट माइनस पी एफ कॉम्प्लीमेंट कॉमा 0। सो एटलीस्ट ये तो हमें पता है कि अगर ये हमारे पास P एंड ये हो गया F, मान लेते हैं अगर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, देन क्या हो जाएगा? P E कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? ये पूरा पार्ट, राइट? ये है हमारे पास में E, ये बाहर वाला पूरा पार्ट, राइट? एंड अगर F कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? लेट्स से अगर E कॉम्प्लीमेंट, E की प्रोबेबिलिटी है 1/4, F की भी प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट क्या आया? 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट क्या आया? अगेन 3/4, क्योंकि बाहर वाली पूरी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, F की भी होगा प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो 1 माइनस 3/4 माइनस 3/4 क्या आ गया? नेगेटिव। तो मैक्सिमम क्या है? 0। तो P E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट 0 हो रहा है, मतलब ट्रू हो रहा है एक तरीके से। बट क्या ये हमेशा ट्रू है? ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया जिसमें हमने लेके देखा और ये हमारा ट्रू आ गया। बट क्या ये चीज no matter what value of E and F you what E and F you take, will this be always true? तो अब सीन ये है कि हमें ये बताना है कि P E इंटरसेक्शन F जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये तो हमें पता ही है। मैक्सिमम मतलब इन दोनों से ही बड़ा होना चाहिए, मतलब इन दोनों में से जो भी बड़ा है उससे छोटा होना चाहिए। तो लेट्स से 1 माइनस पी ई कॉम्प्लीमेंट माइनस पी एफ कॉम्प्लीमेंट, ये जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो डज दिस मीन कि पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1 माइनस पी ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट पी एफ कॉम्प्लीमेंट के। अब ये हमें बेसिकली प्रूव करना है गिवन दिस। तो ये कैसे हम देख सकते हैं? ओके, तो 1 पी ई इंटरसेक्शन एफ प्लस लेट्स से 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 माइनस पी कॉम्प्लीमेंट इज पी एंड यहाँ पे भी +1 किया तो 1 माइनस पी एफ कॉम्प्लीमेंट इज पी एफ। ठीक है, so 1 is less than equal to PE plus PF minus PE intersection F। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? PE यूनियन F, और ये क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो भाई ये तो पता नहीं, मतलब इक्वल टू 1 हो सकता है बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो हमेशा जरूरी नहीं है ना, मतलब 1 के इक्वल ये हमेशा हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट टू बी ऑन सेफर साइड, क्योंकि हमने ये कंडीशन भी ली है साथ में, तो टू बी ऑन सेफर साइड हम क्या करेंगे? बाकी सारे ऑप्शंस भी चेक करते हैं। तो लेट्स चेक द अदर ऑप्शन। पी ई यूनियन एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया हमारा ए, ये हम कर रहे हैं चेक बी। पी ई यूनियन एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स ऑफ पी ई पी एफ।
ये होता ही है। क्यों होता है कि आप ई और एफ कुछ भी ले लो, बेसिकली पी ई यूनियन एफ को हम किस तरीके से लिख सकते हो, पी ई प्लस पी एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये अगर आपके पास ई है, ये आपका एफ है, तो आपने ई की पूरी ले ली प्रोबेबिलिटी एंड देन एफ की सिर्फ उस पार्ट की प्रोबेबिलिटी ली जहां पे ई नहीं है, तो मतलब एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। एंड नाउ यू नो कि ये जो है पॉजिटिव होता है, पी ई इंटरसेक्शन पी एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So what does that mean? P E union F is always greater than equal to P. Similarly, if you write it P E union F, you write it P F plus P E intersection F complement. Then P E union F is again greater than equal to P F. तो ये दोनों से ही बड़ा है, तो what does that mean? P E union F is greater than equal to maximum of whatever P F and P, right? और ये इन जनरल भी देखा जाए तो मतलब अगर आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है तो इन जनरल भी आप सोचेंगे तो ई यूनियन एफ क्या है, ये ई का भी सुपर सेट है और एफ का भी सुपर सेट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो ई और एफ दोनों से ही बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये ट्रू हो जाएगा। अब सी चेक करते हैं। सी हमारे पास है पी ई यूनियन एफ इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ पी प्लस पी एफ एंड कॉमा 1। तो एक चीज तो ट्रू है कि पी ई यूनियन एफ इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे बेसिकली प्रूव क्या करना है कि पी ई यूनियन एफ दोनों से छोटा होना चाहिए। तो पी ई यूनियन एफ 1 से तो हमेशा छोटा होता ही है, वो तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज है कि इससे भी छोटा होना चाहिए। तो पी ई यूनियन एफ को कैसे लिख सकते हैं, पी प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ, एंड दिस थिंग इज पॉजिटिव, जस्ट दिस पी इंटरसेक्शन एफ, सो दैट मीन्स दिस इज लेस देन इक्वल टू पी प्लस पी एफ। तो ये भी ट्रू हो गया, इससे भी छोटा है, 1 से भी छोटा है, तो इसलिए मिनिमम से भी छोटा ही होगा। नाउ द फोर्थ वन, डी, पी ई इंटरसेक्शन एफ is less than equal to minimum of PEPF। ये क्यों ट्रू है? E इंटरसेक्शन F जो है वो सबसेट है E का भी एंड सबसेट है F का भी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू P, इसकी प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू PF। तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी PE एंड PF दोनों से ही छोटी होगी, तो मतलब मिनिमम से भी छोटी होगी। तो PE इंटरसेक्शन F इज लेस देन इक्वल टू P एंड लेस देन इक्वल टू PF। तो इसलिए इन दोनों के मिनिमम से भी छोटी होगी। तो बाकी सारे ऑप्शंस ट्रू है और 1 हमने ऑलरेडी प्रूव किया था कि फॉल्स है, बट जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड और यू नो मतलब एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि बी सी डी, अगर आप ए चेक नहीं कर पा रहे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उतना भी नहीं है, बट अगर आप फिर भी ए चेक नहीं कर पा रहे, बाकी तीनों अगर आपके ट्रू आ गए तो यू विल बी श्योर कि यही फॉल्स है। तो इसलिए हमने सारी ऑप्शन लिख ली। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज a packet of 10 distinguishable firecrackers out of which 4 are defective. Packet contains, okay, so total 10 है जिसमें से 4 defective है। Now if 3 firecrackers are drawn at random without replacement, note it down कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब एक बार एक क्रैकर निकाला फिर उसको नहीं रखा फिर दूसरा क्रैकर निकाला, तो जब आप सेकंड टाइम निकाल रहे हैं तब आपके पास 9 क्रैकर्स ही है, उसमें से आप रिमूव कर रहे हैं। और थर्ड टाइम जब आप निकालेंगे, इस सेकंड वाले को निकाल के आपने रख दिया, थर्ड टाइम जब निकालेंगे तब आपके पास सिर्फ 8 क्रैकर्स ही है, क्रैकर्स और फायर क्रैकर्स। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 फायर क्रैकर्स आर डिफेक्टिव इक्वल्स, ओके। सो आपके पास में पहले है 10 का पैकेट जिसमें से 4 डिफेक्टिव है, मैं इस तरीके से नोटेशन डाल रही हूँ। तो इसमें से आपने एक निकाला, तो पहला निकालोगे और ये बोल रहा है कि हमें निकालना है कि तीनों ही डिफेक्टिव होने चाहिए।
पहला निकाला, पहले के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4/10, 4 है 10 में से डिफेक्टिव। नाउ मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 डिफेक्टिव बच गए क्योंकि एक डिफेक्टिव तो हमने निकाल लिया, और यहाँ पे टोटल क्या आ गई 9, क्योंकि एक फायर क्रैकर हम निकाल चुके हैं। तो अभी वापस डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/9, 3/9। अब फिर से हमने डिफेक्टिव निकालना है, तो ये कितने बच गए 2, और ये कितने हो गए 8। तो अब फिर से निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/8, 2/8। तो ये हो गई हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी 4, 2, 8, 3, 9। तो ये हो गया 1/30। देयर इज वन मोर वे टू डू दिस क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कि आपको 10 में से 3 निकालना है और 4 डिफेक्टिव है और चारों में से 3 निकालना है। तो व्हाट विल यू डू इज 4 choose 3 डिवाइडेड बाय 10 choose 3। सब कुछ रैंडमली निकल रहा है, इसलिए ऊपर हमारे फेवरेबल केसेस, नीचे हमारे टोटल केसेस। तो 4 choose 3 को क्या लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये 3 से ये 3 कैंसिल, 4 का हुआ 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल एंड नीचे 10 को 10, 9, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, 4, 2 कैंसिल हो गए 3 ये इससे, 3, 9, 3 से, अगेन 1/30। सो सी विल बी द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे दोनों। और इस पेपर में एक और क्वेश्चन है, आई थिंक 7th, ओके 7th भी वैसे काफी इजी क्वेश्चन है, बट इसमें चेबीशेव्स इनइक्वालिटी का यूज किया है जो मैंने अभी तक नहीं बताई है लेक्चर्स में, तो इसलिए विल नॉट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, बट ये भी सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जो जैम एमएस या फिर आरबीआई, आईएसएस और गेट नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स डोमेन में। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। जो तीनों लेक्चर्स है जिनके ऊपर ये दोनों क्वेश्चंस बेस्ड हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।